नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भाइयों बहनों, आज आपके लिए फिर हाजिर हो गए घटना चक्र की ये शानदार श्रृंखला को लेकर। मैं बता दूं घटना चक्र की ये कौन सी श्रृंखला है उसको भी बता दूं। इसमें आपको दिख रहा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी को इसमें चर्चा करने वाले हैं। इसका एक पार्ट चैनल पे पहले ही अपलोड है। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख लें। और इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले से ही अपलोड है, उनको भी ध्यानपूर्वक देखें। तो इसमें से ये सब पहले हो चुका 2-3 चैप्टर, और फिर आज मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ इसको भी दिखा देते हैं प्यारे साथियों। बस बने रहे, वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करते रहना है। आज हम जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी की चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी की चर्चा करें, आखिर होती क्या पारिस्थितिकी, एक एक चीज़ें चर्चा की जाएंगी। बस बने रहे प्यारे साथियों। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों पारिस्थितिकी से, 10% का नियम क्या था? तो बताओ, ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर तक पहुंचने से कितना परसेंट, यानी कि प्राथमिक वाला व्यक्ति 100% लेता है तो खाद्य श्रृंखला, तो दूसरे वाले को मात्र 10% मिलेगा। ये चीजें आप, और 10 का 10% इसके बाद वाले को मिलेगा। तो 10% का नियम किसने दिया था? बताओ, लिंडेमान ने दिया था। अभी सब चीजें जानने मिलेंगे। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो पहले जनसंख्या है, फिर समुदाय है, और समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र है, और पारिस्थितिकी के बाद भूदृश्य है। इस क्रम को आपको जरूर याद करके रखना है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं स्वपोषण या स्वपोषी। क्वेश्चन है, स्वपोषण या स्वपोषी स्तर का उत्पादन को कहा जाता है। स्वपोषी जो होते हैं, जैसे पेड़ पौधे क्या आते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है पेड़ पौधों को। वही परपोषी या विषम पोषण स्तर को किसे क्या कहा जाता है? बताओ, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताओगे, उत्पादक। उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीयक को उत्पादकता कहा जाता है। अब बने रहे प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट है, देखिए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर जब स्थानांतरित होता तो घटती है। मैंने बताया पहले 100%, 100 का 10% का, फिर 10% का 10%, इस तरह जो है पोषण स्तर घटता रहता है। अभी बात आपने लिंडमान के नियम को जाना है। कुछ कारणों वश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं, कौन से संभावित परिणाम होगी? तो इसका ये उत्तर होगा कि कुछ पौधों के परागकण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि तितलियां क्या करती हैं, पौधों का परागकण में सहायक होती है, मतलब निषेचन में सहायक होती हैं। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि गिरावट हो सकती है। ये चीजें आपको याद करके रखना है। अच्छा, परागकण की क्यों? तो आपके बताए ये क्या करती है, पौधों के निषेचन में भी सहायक होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पारंपरिक संबंध का अध्ययन है। तो बताओ कि जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो पारिस्थितिकी के अंदर जो है इसका अध्ययन करते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो कौन सा शब्द? ओकोलॉजी के नाम से किया था। तो इकोलॉजी शब्द का किस नाम से? तो आप बताओगे, ओकोलॉजी के नाम से प्रयोग किया था। इसको स्क्रीनशॉट यदि आपको ना आ रहा हो तो जरूर लिया करें कि आप बाद में रिवाइज कर सके प्यारे साथियों। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ये बात किसने बताया था? तो इसका उत्तर बताएंगे अर्नेस्ट हैकल ने इस बात को बताया था। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह बताया किसने? तो यूजीन ओटन ने बताया था। पारिस्थितिकी की प्रकृति और संरचना प्रक्रिया का अध्ययन, यह बात किसने बताया? तो बताओ कि यूजीन ओटन ने बताया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। पारिस्थितिकी तंत्र और ट्रांसले याद करके रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो बताओ, ट्रांसले ने कब? 1935 में। डेट इसमें ईयर नहीं याद करेंगे तभी, लेकिन आपको ट्रांसले जरूर याद करना है। इकोसिस्टम किसने पहली बार प्रतिपादित किया? तो बताओगे इकोसिस्टम ट्रांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा था। तो कार्ल मोबियसिस तथा फोर्ब्स ने कहा था। क्या? पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म किसने कहा था? तो आप बताओगे, मोबियस तथा फोर्ब्स ने कहा था। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में मानी गई। तो
तो अब कार्यात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की जो है कार्यात्मक इकाई के रूप में माना गया है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, बने रहें। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ये सभी इसके बारे में क्या है, कथन सत्य है। ये चीजें आपको याद करके रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे साथियों। पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है तो बताओगे? ये जीवों के समुदाय के साथ ही पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं सभी क्या है, इकोसिस्टम है। ये चीजें याद करके रखना है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्धारण करते हैं तो बताओ पारितंत्र का जो है निर्धारण करते हैं। कृत्रिम पारतंत्र क्या है तो बताओ खेत क्या है तो बताओ कृत्रिम पारतंत्र के खेत कौन बनाता है तो आप बताओगे? हम सब बनाते हैं, तो कृत्रिम पारतंत्र का बताओ खेत हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तो धान का खेत भी हो जाएगा। खेत में कोई भी खेत हो तो आप बताओगे कृत्रिम पारतंत्र होगा ही होगा। घास स्थल, वन तथा वन स्थल उदाहरण किसके? तो स्थलीय पारतंत्र के उदाहरण क्या है? घास स्थल तथा मरुस्थल के उदाहरण है। झील, नदियां व समुद्र आते हैं तो जलीय पारतंत्र के अंदर कौन आता है? तो झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र के प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है कहलाती है तो वहन क्षमता कहलाती है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है तो जैविक विभव यानी बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। बिना पर्यावरण के रुकावट के ही प्रजनन की क्षमता यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए उसे बोला जाता है जैविक विभव के नाम से जाना जाता है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिग स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय तथा उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कर्मता के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन था? समुद्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारतंत्र है। पृथ्वी का वह विद्यमान जलमंडल या इसी हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है। लगभग 97% जल क्या होता है? समुद्री जल होता है। जितना भी जलमंडल फैला हुआ है समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक क्या है? लवण है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करता है। वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन एवं जैव भंडार क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जो है मदद करता है। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण व्याप्त प्रदूषण निवारण मददगार है। पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जो है वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण व्याप्त प्रदूषण को निवारण मददगार है। क्वेश्चन है देखिए, भारत के पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो वनोन्मूलन जो है यानी वन को काटा जाना भी असंतुलन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। वह कार्य जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है तो वृक्ष काटना क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ देता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है तो आप बताओ सर्वाहारी को जो है उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ खाता है, ओमनिवोरस इसे कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की वह जीवीय घटक नहीं तो वायु पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय घटक नहीं मतलब जीवित जैविक घटक नहीं है ये चीज। पारिस्थितिकी निकाय का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत आप बताओगे? सौर ऊर्जा क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव घटक जीव कहलाते हैं तो कवक और जीवाणु क्या है? तो अब घटक जीवाणु कहलाते हैं। चलते हैं, अब घटक वह जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया में तेज करते हैं, पुनः चक्रीकरण करते हैं तो पोषक तत्वों का। जैसे आप देखते कोई चीज आप फेंक देते हैं और बाद में उसको सड़ा गला देते हैं और जमीन में पोषक तत्वों का निर्माण कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अब घटक कहलाते हैं। निर्जीव कार्बनिक तत्वों का अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ना ही क्या तोड़ते हैं तो अब घटक किसी को स्कैवेंजर के नाम से जाना जाता है। ये आप देखते हो कुछ भी आप देखते हो कोई फल फ्रूट जमीन में और सड़ा गला देते हैं तो ये स्कैवेंजर ही करते हैं, पुनः चक्रण करते हैं और ये क्या करते हैं? एक प्रकार का पोषक तत्व पृथ्वी को दे देते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जिसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमि को अदा करते हैं, ये सब अपघटकों का कार्य करते हैं। अपघटक मीन्स क्या? तो स्कैवेंजर होता है।
ये कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से चीज़ों को गड़ा सड़ा के खत्म कर देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता चींटी और हिरण क्या है, तो बताओ प्राथमिक उपभोक्ता है। चलते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो शाकाहारी क्या होते हैं, प्राथमिक जो है उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अपघटक यानी डीकम्पोजर इसे बोलते हैं, स्कैवेंजर प्राथमिक उपभोक्ता के दोनों श्रेणी में आते हैं। तो बताओगे उत्तर होगा आप चींटी की जो है प्राथमिक उपभोक्ता भी है और ये डिकम्पोजर भी है। चलते हैं, वह जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उपघट्टों यानी हरे पौधों से प्राप्त होते हैं उसे उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या है, तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों है। प्राथमिक क्या हम देखिए, जो पृथ्वी से घास फूस वाली यानी साग सब्जी प्राप्त होते हैं, मांस वगैरह भी खाते, प्राथमिक और द्वितीय दोनों है। मनुष्य साग सब्जियों का सेवन करने वाले मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस मच्छी वाले जो क्या कहलाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए मनुष्य क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हैं। इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलना है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो बताओगे फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं समुद्री वातावरण में। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों का उत्पादन घटक कौन सा, तो हरे पौधे क्या होते हैं, तो आप बताओगे जैव घटकों में उत्पादक घटक होते हैं, उत्पादक घटक। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो हरित पादप यानी हरे पौधे प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। देखिए पौधे हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जो है आप बताओगे हरे रंग के लवक से करते हैं। अब बात होती है जीवित घटकों के शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, तो हरे पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। वही कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित घटक है। पहले घास होगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को क्या था सर्प खाता। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला का क्या एक प्रकार का चयन है। इनको आप ध्यान देखिए, ये घास क्या उत्पादक है, और उत्पादक को घास को किसी ने टिड्डा खाया पहली बार, टिड्डा क्या प्राथमिक उत्पादक, और टिड्डे को मेढक खाया तो द्वितीयक, और मेढक को कौन सर्प खाता है तो तृतीयक उपभोक्ता। इन चयन को आपको बना लेना है, एक बार समझ लेना क्या चीज़ें हैं, कौन किसको खा रहा है। तो उत्पादक कौन है, घास है, घास को टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प। तो प्राथमिक द्वितीय तृतीयक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं, तो खाद्य कहला जाता है, नहीं फूड कहा जाता है। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका उत्तर बताएं एक दिवसीय जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी और मानव क्या करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जीव भार का पिरामिड जिस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो आप बताओगे तालाब में क्या होता है, जीव भार का जो है पिरामिड उलट जाता है, उल्टा बनता है। कहाँ पर बताओ, तो जल में जो है पिरामिड उल्टा बनता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। अब यहाँ पर देखो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, घास, फिर बकरी, फिर मानव, ये सब निर्माण करते हैं। अब एक एक चल देखिए बात कहा गया, देखिए ऊर्जा का प्रवाह सदैव क्या चलता है, एक दिशा चलता है, लेकिन कहाँ पर तालाब में इसका उल्टा बनता है। अब बात करते हैं, चलते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र में विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार का रेखा चित्रीय निरूपण कहा जाता है, जीव भार का पिरामिड कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, तो स्थलीय स्थल पर सदैव अपराइट होता है, सीधा, तालाब में सदैव उल्टा बनता है। जैसे आप देखते हो स्थल में कैसा बनेगा, तो ऐसे, यानी सबसे अधिक क्या होता, तो बताओगे सबसे अधिक क्या होता, उत्पादक, फिर उसके बाद प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, यानी सबसे कम कौन होते, तृतीयक होते, सबसे कौन कम होते, तो आप बताओ उत्पादक सबसे अधिक होते हैं। लेकिन यही कहा जाए जल में, तो जल का कैसे बनता है, तो उल्टा बन जाता है ऐसे। सबसे कम क्या होता है उसमें, उत्पादन, यानी घास फूस सबसे कम होता है जल में, और उसके बाद प्राथमिक भी कम होते हैं, और द्वितीयक और तृतीयक में, तृतीयक यानी जो सबसे कम होते, सबसे कम क्या होते हैं, तो बताओ प्राथमिक होते हैं। तो ये चीज़ें आपका हमेशा उल्टा बनता है, किसमें, तो जल में होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव का उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण होता है, तो बताओ सांप का अधिकतम। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी मित्र नहीं है कौन, तो यूकोलिप्टस को
पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे एक प्रकार का दुश्मन का। ये इसके किनारे कोई भी पेड़ पौधा उगता है तो वो खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट है यूकेलिप्टस, उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण से पर्यावरण का क्या कहा था, शत्रु कहा जाता है। ये चीज समझ के याद करके रखना है। वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जाता, तो आप बताओगे, या पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता, तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। लैंटिक आवास का उदाहरण किसे, तालाब तथा दलदल क्या है, तो लैंटिक आवास के रूप का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट देखते पास होते हैं स्थिर जल के आवास। चलते हैं नेक्स्ट देखते, स्थिर जल में आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत इनके उदाहरण, तो आर्द्र भूमि, तालाब। लैंटिक आवास जलीय जो है जितने आवास होते हैं उसे बोलते हैं लैंटिक आवास के नाम से जाना जाता है। जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय, ये सब क्या किसके अंतर्गत आता है, लैंटिक आवास के अंतर्गत आना आता है। मतलब जलीय जीवों के रहने के लिए आवास को लैंटिक आवास कहा जाता है। बहते जल के आवास यानी लोटिक आवास कहा जाता है, तो नदी को लोटिक आवास के, लोटिक मतलब चलती हुई, लौटती हुई चलती, तो लोटिक आवास कह सकते हैं। और ये सब क्या है, तो लैंटिक है, ये रुके हुए जल आवास है। ये चीज़ याद कर, लैंटिक और लोटिक में दोनों अंतर है। लोटिक का जल चलता रहता है, लैंटिक का जल स्थिर रहता है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र कौन से, तो इकोटोन का। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या, तो इकोटोन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा, तो महासागर है। सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा, तो समुद्री क्या है, समुद्र क्या है, सबसे अधिक सांप्रदायिक पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को कहा जाता है। तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो भू जैविक रासायनिक चक्र कहा जाता है। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया, तो गैसीय चक्र को जो है ओडम के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि पारिस्थितिक संतुलन को संबंध नहीं है, तो औद्योगिक प्रबंधन का जो है पारिस्थितिक संबोधन नहीं। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता, यह जिस आंदोलन का नारा है, तो चिपको आंदोलन का नारा है। अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र अस्थायी मितव्ययता किसका, तो चिपको आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो गौरा देवी तथा जो है सुंदरलाल बहुगुणा, दो लोग थे। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है दक्षिण भारत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा, तो एपिको आंदोलन क्या था, पर्यावरण संबंधित आंदोलन था। जबकि चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित। देखिए इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जबकि एपिको आंदोलन क्या पादप संरक्षण से संबंधित था। एपिको और चिपको दोनों याद करिए, ये दोनों एक प्रकार का पादप भी पर्यावरण से संबंधित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित प्रमुख कथन कौन सा, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग जो है एजी ट्रांसले ने किया था, ये करेक्ट है। और उसके बाद में जो जीव अपने भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित करते हैं, दोनों करेक्ट हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बताइए एजी ट्रांसले ने। और वही कहा जाए सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो बताओ वियोजक कहलाते हैं, डीकम्पोजर कहलाते हैं। पारतंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में अनुक्रम सही क्रम कौन सा, तो मैग्रोव, घास स्थल और झील और महासागर, ये सब क्या है, पारतंत्र की घटती उत्पादकता। सबसे अधिक उत्पादकता मैग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील और महासागर का सबसे कम उत्पादकता होती है। अब चलते, अधिक विविधता वाले पारतंत्र की उत्पादकता होती है, तो बताओगे अधिक होती है। खाद्य श्रृंखला के उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों का एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती, तो पोषित कहा जाता है। चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की श्रृंखला में होता है, जिसे कहते हैं तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे आपने उत्पादकता, फिर प्रथम उपभोक्ता द्वितीय की सब आपने देखा, तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम सब कल नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। उसके बाद आप सब जैव विविधता सब चैप्टर धीरे धीरे करवाए जाएंगे, बस आप बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।